Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav and with me is my co-anchor Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में हम देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेते हैं, साथ ही नजर डालते हैं प्रमुख शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर। बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कि आज वहां क्या हाल रहे। और खबरों की बारीकियों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट चंद्रशेखर। आपका बहुत बहुत स्वागत चंद्रशेखर जी। धन्यवाद। And now let's begin today's edition with the headlines in English. Absolutely. Domestic benchmark indices end with losses for second straight session. Sensex sheds over 550 points. Nifty settles at 24,205. NSE and BSE to conduct annual Diwali Mohra trading session tomorrow. Saudi Arabia, an essential partner for India in realizing economic and strategic goals, says Union Minister Piyush Goyal. And global crude prices rise on stronger than expected US fuel demand. घरेलू शेयर बाजारों में आज लगातार दूसरे सत्र में गिरावट। सेंसेक्स 553 अंक तो निफ्टी 135 अंक गिरा। दीपावली का विशेष मुहूर्त सत्र बीएसई और एनएसई में कल शाम 6 बजे से 7 बजे तक होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने में सऊदी अरब महत्वपूर्ण सहयोगी है और अमेरिकी में मांग बढ़ने की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। आमतौर पर दीपावली के दिन वहां मुहूर्त होता है, लेकिन कल वहां मुहूर्त ट्रेडिंग होगा जिसकी हम डिटेल रिपोर्ट आपको देंगे। आज मार्केट खुला रहा, लेकिन लगातार दूसरे सत्र में आज बाजार में गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 553 अंक यानी 0.69% गिरा और 79,389 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में 135 अंक की गिरावट रही। ये अगर प्रतिशत में देखें तो 0.56 यानी आधा प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा रहा और निफ्टी बंद हुआ है 24,205 पर। लेकिन अगर विस्तारित बाजार की बात करेंगे तो विस्तारित बाजार में उलटफेर रहा। उलटफेर इसलिए क्योंकि मिड कैप जहां मामूली 0.3% गिरा है, वहीं स्मॉल कैप में 1.5% की भारी बढ़ोतरी आज दर्ज की गई, जबकि सेंसेक्स में गिरावट है। इस पर हम चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ। और 30 शेयरों वाले जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स का पैक है, उसमें 25 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं। बाकी लंबी खबर के साथ वैभव। The domestic benchmark indices today extended losses for the second consecutive session. The BSE Sensex declined 553 points or 0.69% to close at 79,389, while the NSE Nifty shed 135 points or 0.56% to settle at 24,205. The broader market at Bombay Stock Exchange displayed mixed trend. The mid-cap index shed over 0.3%, while the small-cap index rose more than 1.5%. In the Sensex index, 25 out of 30 companies ended in negative territory. In the laggards, Tech Mahindra plunged over 4.5%, HCL Tech slipped over 3.8%, and TCS lost 2.8%. Conversely, in the top gainers, Larsen and Toubro jumped over 6.3%, Power Grid gained over 0.8%, and JSW Steel and Mahindra both added over 0.7%. In sectoral indices at the BSE, 13 out of 20 sectors logged losses. In the top laggards, focused information technology declined 2.9%, IT slipped over 2.5%, and tech fell 2.3%. In the top gainers, industrials as well as capital goods added over 2.1%, healthcare increased over 1.8%, and utilities gained more than 0.5%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,652 companies
advanced and 1,264 declined, while 110 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 60 companies hit their 23-week high, while 15 hit their 52-week low. और रुपए की बात करेंगे। रुपए में डॉलर के मुकाबले आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ। $1 की कीमत 84 रुपए 8 पैसे रही। और डॉलर इंडेक्स की बात करें, डॉलर इंडेक्स अंतिम समाचार मिलने तक 103.95 पर ट्रेड कर रहा था। और वैभव, जैसा कि हमने बताया, मुहूर्त ट्रेडिंग जो है वो कल यानी 1 नवंबर को शाम 6 बजे से 7 बजे तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होगा। और प्री ट्रेडिंग सेशन जो है वो 15 मिनट के लिए 5:45 से 6 बजे तक के लिए होगा। डिटेल रिपोर्ट वैभव के साथ। Absolutely. The National Stock Exchange NSE and the Bombay Stock Exchange BSE will conduct their annual Diwali Muhurat trading session on the 1st of November 2024. This special trading session will mark the beginning of the new calendar year, Samvat 2081. The pre-open trading session will commence at 5:45 p.m. and end at 6 p.m. While normal market trading will span between 6 and 7 p.m. this Friday. Muhurat trading is a live trading session organized by the Indian stock exchanges on the day of Diwali and mostly lasts for about an hour. It is considered an auspicious time to make investments by investors and traders. During this session, investors and traders often buy stocks and commodities to mark the beginning of a new financial year. तो चंद्रशेखर जी, जैसा कि अभी हमने खबरें पढ़ी, लगातार दूसरे सत्र में भी आज गिरावट रही। 80,000 का जो एक अगर बैरियर देखें सेंसेक्स के लिए और 25,000 का निफ्टी के लिए, उससे अभी लगातार हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं। क्या हम उम्मीद करें कि कल का मुहूर्त जो होगा न सिर्फ भारतीय बाजारों के लिए बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी एक नई सुबह लेकर आएगा नए संवत में? ये आपका ख्याल तो ठीक है, क्योंकि अगर हम आज का मार्केट देखें तो मार्केट जो एंड था टुवर्ड्स में हाफ एन आवर और 15 मिनट्स में मार्केट में एक तेजी नजर आई जी। हालांकि कल के मुकाबले में गिरा है, लेकिन जो लास्ट एन आवर में ट्रेडिंग नजर आई वो शायद ये इंडिकेट करता है कि मोर ट्रेडिंग में जो है जो लोग बाइंग करेंगे और उससे कुछ जो है हमें जो मार्केट जो गिरावट है उसमें शायद कुछ एक तरीके का बैरियर लगे और मार्केट फिर से चढ़ने लगे। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जैसे अक्टूबर जो था ये बहुत ही खराब मंथ रहा मार्केट के लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो सेंसेक्स जो है वो करीब इट वेंट डाउन बाय अराउंड 5,000 प्लस पॉइंट्स इन अक्टूबर इटसेल्फ, एंड निफ्टी वाज डाउन बाय 1,600 points. So October was really a bad month for the stock market and for the investors. But hopefully in the market जो है चंद्रशेखर जी, मेन ड्राइवर क्या रहे मार्केट को? अगर हम पूरे अक्टूबर, आज लास्ट वर्किंग डे था सेशन, ट्रेडिंग सेशन के लिए भी, अगर पूरे मंथ की आप बात कर रहे हैं, पूरे मंथ को गौर से देखें तो जो ड्राइविंग फोर्सेस रहे मार्केट को गिराने में 5,000 प्लस पॉइंट से सेंसेक्स को, उसमें एक तो एफआईआईज की सेलिंग को हम सबसे बड़ा मान सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या फैक्टर्स रहे जिससे मार्केट गिरे, और क्या फैक्टर्स वो होंगे जिससे हम एक्सपेक्ट करें कि नवंबर महीने में थोड़ा सा ये रिकवर करेगा? ये एक्चुअली जो मेन जो आपने सही बताया कि जो मेन मुद्दा है वो एफआईआई का विड्रॉल है। एफआईआईज ने, अब मुझे कैलकुलेट नहीं, लेकिन अच्छा खासा अमाउंट उन्होंने अक्टूबर में जो है वो इंडियन मार्केट से निकाला है, और पॉसिबिलिटी ये है कि शायद वो चाइना की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो मेन तो कारण यही है। और जैसे हम इकोनॉमी में देखें तो इकोनॉमी तो हमारी ठीक ठाक ही है, कुछ ब्लिप्स हैं इधर उधर, जैसे कुछ कभी ऑटो सेल्स में कुछ कंपनियां बहुत अच्छा नहीं कर रही हैं, लेकिन इकोनॉमी एज सच तो हमारी जो है वो ठीक चल रही है। दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो ये है कि जो एक तरीके की अनसर्टेनिटी बनी हुई है, यूएस इलेक्शंस चल रहे हैं तो यूएस इलेक्शंस की अनसर्टेनिटी है। दूसरा जो बाकी जो मिडिल ईस्ट में है, इजराइल की जो वॉर चल रही है, प्लस जो यूक्रेन वॉर अभी खत्म नहीं हुई है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, अनसर्टेनिटी, ये एक रीजन है मार्केट के लिए। लेकिन इंडियन मार्केट में जो है वो इसका तो इम्पैक्ट जो एफआईआईज पे ज्यादा पड़ता है, जो उनके विड्रॉल से हमारा इम्पैक्ट होता है। और हालांकि हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो ट्राई कर रहे हैं उसको मेकअप करने के लिए, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट तो हो ही रहा है।
Chandrasekhar, sir, we have seen that the month of October was not good for the Indian markets, as you just discussed, and more than 5,000 points have been shed in the indices. Now, today, as the reports that we've just read, tech has plunged a lot. Information technology, be it IT, be it tech, it has, on an average, snung more than 3% or 3.5%. What do you think are the reasons behind this fall, especially in the tech sector? And how do you see the tech sector recovering from it in the remaining months of the third quarter of 2024-25, and then the quarter which will be in 2024-25, last quarter, which is January to March 2025? Tech sector mostly depends upon, what the perception, what they have because of the US elections, because most of their earnings, they come from the US. So they are a bit shaky at this point of time because they don't know what policies the new president will follow, and whether it will be Donald Trump or Kamala Harris. I mean, there's uncertainty in US elections. So that is probably one factor which is impacting the performance of the tech sector here. Absolutely. So US elections on one hand, on the other, we've got the uncertainties relating to the petrol demand, be it the weaker demand in China, or now as we are seeing the stronger demand in the United States. Also, there are conflicts going on in various parts of the world. How much do you feel that these things will have an impact on Indian market, and how long will these corrections end? Or is there a very small period of time left for the corrections to end, and then India will see its green signals again in both the indices? It's not directly linked because the commodity prices, especially the oil prices, they depend upon the demand in Europe and America. The winters are setting in, so it depends upon the demand. And secondly, they depend. The other factor which plays a part in this commodity prices is the war in the Middle East. So these two factors, and of course the China demand is there. China, there's a possibility. I mean, there is hope. There are talks about the Chinese government giving incentive to its industry. That's why we have witnessed some rise in the metal sectors. So I mean, all these factors, they will play a role. तो हम यूएस इलेक्शंस की भी बात कर रहे हैं. जाहिर सी बात है, इस महीने यानी नवंबर महीने में अब कुछ दिन ही बचे हैं, वहां चुनाव हो जाएंगे, और एक बार स्थिति वहां साफ हो गई तो मुझे लगता है कि जो भी मार्केट में अभी थोड़ी बहुत गिरावट है, या टेक कंपनियों में थोड़ा सा एक आशंका बनी हुई है पॉलिसीज को लेकर कि नई सरकार वहां क्या पॉलिसी करेगी, उससे चीजें उभर आएंगी. क्योंकि अचानक हमने देखा है कि अमेरिका में कच्चे तेल की डिमांड्स बढ़ी हैं, और जाहिर सी बात है कि यूएस में तेल की डिमांड बढ़ने का मतलब है कि वो तेल को लेकर अभी आशंकित हैं कि मिडिल ईस्ट में क्या हो सकता है, जैसी आप चर्चा कर रहे थे, और इस वजह से सीधा उसका वहां पर असर हुआ है. हम एक बार स्टोरीज देख लेते हैं कि यूरोपियन और एशियन मार्केट कैसा रहा, यूएस मार्केट कैसा रहा, फिर आते हैं आपसे डिस्कस करने. आमतौर पर 5 प्रमुख एशियाई बाजार हैं, जिनमें से 3 में आज गिरावट रही है. अगर हम दक्षिण कोरियाई बाजार की बात करें तो कॉस्पी जो है 1.5% गिरा है. जापान का निकेई सूचकांक जो है वो 0.5% गिरा है, जबकि हांगकांग शेयर मार्केट के हैंग सेंग में मामूली 0.3% की गिरावट ही हुई है. लेकिन देखिए दूसरी तरफ चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स जो है आज मजबूत हुआ है, 0.4% बढ़ा है. सिंगापुर बाजार में आज छुट्टी थी, इसकी वजह से वो बंद रहा. यूरोपीय बाजारों की बात करेंगे, पूरे के पूरे यूरोपीय मार्केट में निगेटिव जोन चल रहा है. जो निवेशक हैं उनमें कोई खास उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है. फ्रांस का कैक 40 जो है 1% के करीब गिरा है, जबकि लंदन का फुट्सी 100 0.7% नीचे चल रहा है. जर्मनी के डैक्स में भी आधे % से ज्यादा की कमी आई है. यूएस मार्केट का क्या हाल है? And talking about the US markets, US stocks edged lower yesterday amid decline in chip stocks and release of economic data. The Nasdaq Composite declined over 0.5%, S&P 500 shed 0.3%, and the Dow Jones Industrial Average fell 0.2%. तो अगर ग्लोबल मार्केट्स की हम बात देखें तो यूरोपियन मार्केट में तो कोई खास उत्साह नजर नहीं आ रहा है. एशियन मार्केट जो है वो मिक्स है. क्या कहेंगे, क्या सब कुछ अभी यूएस इलेक्शन से और मिडिल ईस्ट से प्रभावित हो रहा है?
देखिए, यूएस को तो बोला जाता है कि यूएस इज द मदर ऑफ ऑल मार्केट्स। तो जैसे कल यूएस में गिरावट देखी तो उसको फिर एक सीरीज में मार्केट्स खुलते हैं, जैसे यूएस के बाद फिर जापान खुला, फिर उसके बाद कोरिया खुला, और तो ये आप पूरे वो देखें तो सब में गिरावट जो है, तो इट वाज ट्रिगर्ड बाय द यूएस एंड इट वाज विटनेस्ड। सारे मार्केट्स में ये गिरावट देखने को मिली, इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट्स। और अब जो ये यूके का मार्केट या जर्मन मार्केट जो अभी खुले हुए हैं, इनमें भी गिरावट का दौर चल रहा है। द ओनली एक्सेप्शन वाज द संघाई कंपोजिट इंडेक्स व्हिच रजिस्टर्ड सम इंक्रीज। तो यूएस का तो इम्पैक्ट जो है वो वर्ल्ड ओवर होता ही है, और हमारे मार्केट पे भी उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। मतलब एक सेंटिमेंट जो है, ग्लोबल सेंटिमेंट यूएस मार्केट जो है वो एक फिक्स कर देता है। चंद्रशेखर जी, यूएस फेड ने बहुत लंबे समय तक अपने इंटरेस्ट रेट को ऊपर रखा, लेकिन अब इस हॉकिश स्टैंड से वो अब नीचे आ रहा है धीमे धीमे। हमने देखा कि किस तरीके से 50 बेसिस पॉइंट जो है इंटरेस्ट में कटौती की गई। आने वाले दिनों में अभी एक्सपेक्टेड है कि और कटौती होगी। ऐसे में तब तक अब सरकार भी वहां बन जाएगी, नई सरकार। क्या लगता है आपको, यूएस मार्केट अब इस इंटरेस्ट रेट की वजह से जो अभी हिट कर रहा है वो एक बार फिर ऊपर जाना चाहिए? यूएस मार्केट में स्टेबिलिटी तो आएगी, एक बार सरकार अगर बन जाती है तो उसमें थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, क्लैरिटी हो जाती है पॉलिसीज के बारे में, तो उससे क्लैरिटी आती है, उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही यूएस मार्केट पे। और यूएस मार्केट का इम्पैक्ट जो है बाकी दूसरे मार्केट्स में भी दिखाई पड़ेगा। तो वो तो एक ट्रेंड सेटिंग मार्केट होता ही है यूएस का, तो वो बाकी मार्केट्स उसको फॉलो करते हैं। दूसरा कि जैसे आपने बोला कि यूएस फेड ने अभी 50 बेसिस पॉइंट से अपना इंटरेस्ट रेट काटने हैं, लेकिन हमारे जो आरबीआई ने अभी नहीं काटे हैं। अभी प्रॉब्ली लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद दिसंबर में जो पॉलिसी आएगी उसमें वो कुछ रेट कट करेंगे। तो हो सकता है हमारा मार्केट उनके लिए वेट कर रहा हो कि आरबीआई क्या स्टेप लेता है, क्योंकि यहां अपने श्रोताओं को समझाना होगा कि जैसे ही बैंकों के इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, आमतौर पर शेयर बाजार से लोग बैंकों की तरफ चले जाते हैं। हाँ। क्योंकि वहां फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ी हुई दर पर उनको मिल जाता है। लेकिन बैंक्स जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, लोग अपना फायदा जो निवेशक हैं वहां नहीं देखते हैं, इसलिए वो बाजार की तरफ आकर्षित होते हैं। यही बात इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ भी होती है, और यही वजह है कि बैंक जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, मार्केट गिरता है। बैंक जब भी इंटरेस्ट रेट अपना कम करता है, मार्केट बढ़ता है। लेकिन आरबीआई ने अब देखें कि पिछले लगभग 1-1.5 वर्षों से जिस हिसाब से, जिस संतुलित तरीके से ग्रोथ में और इन्फ्लेशन के बीच में एक संतुलन स्थापित किया हुआ है, वो काबिले तारीफ है। पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स जो हैं आरबीआई की हमारी तारीफ करते हैं, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से अमेरिका अभी लगातार लंबे वक्त तक मंदी के दौर से गुजरा, और अमेरिका जैसे देश में जहां इंटरेस्ट रेट आमतौर पर 0 के आसपास घूमते रहते हैं, वहां इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा यूएस फेड को। बहुत लंबे समय में पहली बार ऐसी नौबत आई है। लेकिन भारत में आपको क्या लगता है, आरबीआई ने किस तरीके से ग्रोथ को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होने दिया, महंगाई भी बहुत नहीं बढ़ी, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल रखा गया, हालांकि खाद्य महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ी है। ऐसे में जो 7% का अभी फिगर आ रहा है कि ग्रोथ रेट 7% होगा, ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है? कितना इससे हम आगे बढ़ सकते हैं आने वाले समय में? इस साल ये 24-25 के लिए तो 7% रियलिस्टिक है, क्योंकि अगर हम देखें पिछले साल जो हमारा ग्रोथ रेट था 23-24 में, वो था अराउंड 8.1%। तो 8.1% ज़्यादा था, और चूंकि ग्लोबल कंडीशंस कंड्यूसिव नहीं है, और इन सब को देखते हुए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो इकोनॉमिक सर्वे में जो प्रोजेक्ट किया गया, 6.5 to 7% का प्रोजेक्शन था हमारे इकोनॉमिक सर्वे में। और आरबीआई का भी यही कहना है, और आईएमएफ ने भी सेम फिगर्स के अराउंड अपना प्रोजेक्शन दिया है। तो 7% प्लस हमारी ग्रोथ रेट इस बार रहने की उम्मीद है, जो कि फिर भी इंडिया स्टिल विल कंटिन्यू विद द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी विद 7% ग्रोथ रेट। तो ये तो एक तरफ ये बात हो गई है। अच्छा, और दूसरे, चूंकि देखिए ग्लोबल अनसर्टेनिटीज तो अभी मौजूद हैं, क्योंकि जब तक ये वॉर नहीं खत्म हो जाती, जब तक इजराइल का या कुछ इसमें लगाम नहीं लगती है, तब तक अनसर्टेनिटीज कंटिन्यू करेंगी। और एक फियर भी होता है कि अगर ये वॉर एस्केलेट करती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। और इसका सीधा संबंध अमेरिका से है,
क्योंकि ये कोई दिस इज नॉट कहीं हिडन फैक्ट तो है नहीं कि अगर वहां ट्रंप की सरकार आती है तो ट्रंप तो सीधा कह रहे हैं, अभी भी अपने लगातार पब्लिक स्पीचेस में कह रहे हैं कि हमला करना चाहिए ईरान को, इस तरीके से। तो लोग इसको लेकर क्या ज्यादा आशंकित हैं? नहीं, थोड़ी आशंका तो होती है, लेकिन चूंकि अब ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो अभी तो चुनाव का दौर चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो कह रहे हैं वो करेंगे ही जी। ये तो चुनाव के लोग क्वेश्चनिंग भी करते हैं, लेकिन चूंकि जब वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो उनको और बहुत सारी चीजें जो है देखनी पड़ती हैं बिफोर दे टेक सच ए स्ट्रांग डिसीजन। So looking at the point of view of an investor, we've been talking about the central banks, and as Harshji rightly said that the central bank has been positioning itself, especially the Central Bank of India, the RBI, in a way that we have been balancing the fact that inflation should not be rising too much, apart from the commodity inflation that has risen just a little in some areas. What about the investors who look out for IPOs during these times to put in their money or to put in the first ever money that they have to invest in a stock market? Do IPOs get highly affected if they are brought in at the time of corrections, or should IPOs actually should wait for a little while when the corrections is going on, because they might just open up in the actual market at a discount like we've seen with some major automakers or other biorefineries that have happened in the past month? IPOs, retail investors, have some real problems with the IPOs, because when they apply in an IPO, which is oversubscribed several times, often they don't get the allotment. And in certain IPOs, they get the allotment, but when the opening is below the price. So, IPO market is, one has to look at the promoters, the prospect of the company, the sector in which the company is, and then, they decide on the IPO, not just go by the sentiments. Absolutely. And so what about the fact that the process of an IPO, these are some major practical problems that are encountered by first-time investors or marginal investors or retail investors, as we were just talking about them, that once you have a particular limited amount of resource or money in your hands, and that money is invested in a particular IPO. Now, there's another IPO in which you would like to invest, but because that first IPO in which you've invested takes a bit of time to actually declare the fact that whether shares are allotted or not, your money, which could have gone into some other company, is stuck in one. So is there a way that we can, if the regulators are listening, and if we can think about ways of extraditing or quickening this process of the IPOs, allotting shares, is there a way that this process can be shortened, or this process, it just takes those 9-10 days and that time will remain like that? Not really 9-10 days, it's much shorter now, because once you apply for an IPO, it opens for 2-3 days, you can apply any time. The moment you apply for an IPO, your money gets blocked. Ji. And, the timeline also, okay, if you are allotted a share, then share will be allotted. If your application is rejected, when you will get back your money. So, I would request the retail investors to go through the timeline, which is given for an IPO, and then decide accordingly, if they get the allotment or if they don't get the allotment, how they can, because now, you need around 15,000 rupees to apply for an IPO. Ji. And retail investors, they can look at the timeline, because how to manage their funds. Manage the funds. और वैभव, इसमें पिछले कुछ समय पहले सेबी ने एक निर्णय भी लिया था। पहले क्या होता था कि पैसे आपके बैंक अकाउंट से निकल जाते थे और उतने समय तक के लिए उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता था। अगर आपको वो शेयर नहीं मिलता है तो पैसे वापस आते थे। लेकिन अब सेबी ने निर्णय लिया है, वो पैसे सिर्फ ब्लॉक होते हैं। यू कंटिन्यू टू गेट द इंटरेस्ट रेट ऑन दैट मनी विच इज ब्लॉक्ड फॉर एन आईपीओ। तो ये एक निवेशकों के हित के लिए सेबी ने ये फैसला लिया है और बाकी समय पहले से कम हुआ है, और जैसा कि आप बता रहे थे आने वाले समय में और कम हो आईपीओ में तो बेहतर होगा। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत की आर्थिक और रणनीतिक इनके लक्ष्यों को हासिल करने में सऊदी अरब एक महत्वपूर्ण साथी है, सहयोगी है। सऊदी अरब की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने भारत सऊदी अरब साझेदारी को आगे बढ़ाने, व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए रियाद में भारतीय प्रवासियों, सरकारी अधिकारियों और व्यापार जगत के नेताओं के साथ बातचीत की।
उनकी यात्रा दिवाली और प्रवासी परिचय के समापन समारोह के साथ हुई, जो सऊदी अरब में भारतीय प्रवासियों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के एकीकरणकर्ता को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने 500 से अधिक रियासतों को एक राष्ट्र में एकीकृत करने में पटेल की उपलब्धि को मान्यता भी दी। इस यात्रा का एक मुख्य आकर्षण भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन करना था। भारत सरकार द्वारा समर्थित ओडीओपी पहल का उद्देश्य जिले विशिष्ट उत्पादों जैसे कोल्हापुर की चमड़े की चप्पलें, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन और लद्दाख के सेब को वैश्विक मंचों पर प्रदर्शित करना है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे ओडीओपी ने भारत भर के क्षेत्रों को मेड इन इंडिया केंद्रों में बदल दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को भारत की समृद्ध कारीगरी विविधता का अनुभव करने और भारतीय कारीगरों के लिए स्थायी आजीविका प्रदान करने में मदद मिली है। And some more news about the international arena. India has extended its support for a Cuban resolution at the United Nations calling for an end to the long-standing U.S. economic, commercial and financial embargo on Cuba. During a recent debate, India's first secretary at the UN, Sneha Dubey, underscored the damaging effects of the embargo on Cuba's economy and people. She stated that as the world's largest democracy with a commitment to multilateralism, India stands with this assembly in its unambiguous rejection of domestic laws having extraterritorial impact. In a vote held by the UN General Assembly, 187 nations backed the resolution, with only United States and Israel opposing it. And in some more news, we go over to the news regarding crude oil prices, where oil prices continue to advance today on stronger than expected U.S. fuel demand, as we were just talking, Harsh. Brent crude was trading 0.62% up at $73 per barrel, and the WTI crude gained 0.61% to trade at $69.03 per barrel when the reports last came in. चंद्रशेखर जी, कच्चे तेल पर आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? अभी तो $73 के आसपास ब्रेंट आ रहा है, लेकिन अगर ये 75-80 तक पहुंचता है तो एक बार स्थिति फिर थोड़ी सी बिगड़ सकती है, क्योंकि इससे महंगाई हर देश में बढ़ती है और भारत भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। योर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन दिस? ये क्रूड ऑयल तो एक्चुअली हमारा जो बल्क जो इंपोर्ट है वो क्रूड ऑयल का ही होता है, और क्रूड ऑयल की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो अगर मान लीजिए ये तो एक वो है कि मतलब फ्यूल है, तो उससे जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हर चीज़ पे होगा। तो क्रूड ऑयल अच्छा, और हम इसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, हालांकि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, जैसे जो हम दूसरी चीज़ों को यूज़ करने के लिए एथनॉल ब्लेंडिंग हम बढ़ा रहे हैं, जिससे कि हमारी जो है डिपेंडेंस जो है वो थोड़ी कम हो और सारे का सारा तेल लगभग 80-90% हमें आयात ही करना पड़ता है, तो उसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। और हम सिर्फ यहाँ उम्मीद कर सकते हैं, भारत सरकार भी लगातार ये पहल कर रही है कि मध्य पूर्व में जितनी जल्दी हो सके शांति बहाल हो, ताकि हम शांति के अग्रदूत हैं और बने रहेंगे भारत। और अगर शांति जल्दी बहाली हुई तो कच्चे तेल की कीमतें भी नियंत्रित रहेंगी। और तेल के साथ साथ दीपावली का मौका है, सोने चांदी की बात किए बिना हम कार्यक्रम का समापन कैसे कर सकते हैं, तो सोने की बात करते हैं। लगातार सोने में अभी खरीदारी हुई है दिवाली के मौके पर, बावजूद उसके सर्राफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक 24 कैरेट सोना 0.48% गिरकर 79,350 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 1% से थोड़ी ज्यादा गिरकर 96,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। आज के लिए इतना ही। सभी श्रोताओं को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चंद्रशेखर जी, आप स्टूडियो आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वैभव, आपसे गुजारिश, हेडलाइंस से एक बार और रूबरू करा दें अपने श्रोताओं को। Absolutely. Before we close, a reminder of the headlines. Domestic benchmark indices end with losses for second straight session. Sensex sheds over 550 points. Nifty settles at 24,205. NSE and BSE to conduct annual Diwali Muhurat trading session tomorrow. Saudi Arabia, an essential partner for India in realizing economic and strategic goals, says Union Minister Piyush Goyal.
and global crude prices rise on stronger than expected US fuel demand. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, namaskar. नमस्कार. नमस्कार. Market Mantra.